Hello student, hi. Today we start our first chapter of class 8, crop production and management. Before we discussing this chapter, I will tell you some important number. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो लगभग 7.7 बिलियन है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या है 1.37 बिलियन। 1.37 बिलियन जो हमारी भारत की जनसंख्या है। अगर हम पूरे दुनिया में जो लैंड है उस लैंड का 11% हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं। 11% हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं। भारत अपने ज़मीन का, अपने लैंड का 159.7 मिलियन हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करता है। दैट मीन्स कि 159.7 मिलियन हेक्टेयर भारत ज़मीन का उपयोग करता है अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। लेकिन जैसे कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे फूड का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन के कारण जो डिमांड ऑफ फूड है वो भी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। और पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। तो हमें अब ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे टेक्निक का उपयोग करें जिस टेक्निक के माध्यम से कम एग्रीकल्चर लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसके लिए हमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी और कह सके कि जो साइंटिफिक मेथड है उनका उपयोग करना चाहिए। आज चलिए हम आपको कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कैसे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं और उनका जो प्रोडक्शन हमें प्राप्त हुआ उनको कैसे मैनेज कर सके कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूज़ में आ सके। जैसे कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर होता क्या है? कल्टिवेटिंग सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड नर्चरिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। क्या होता है कि जब हम अपने खेतों में खेती करते हैं तो खेतों में खेती करने की जो प्रक्रिया होती है या जानवरों का जो पोषण पालन हम करते हैं उनसे मिलने वाले चीज़ों के लिए ये बेसिकली रेफर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को करता है। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हम जो प्रैक्टिसिंग करते हैं चाहे एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट के लिए या हम अपने एग्रीकल्चर कह सके कि फील्ड से लैंड से मिलने वाले प्रोडक्ट के लिए ये रेफर करता है एग्रीकल्चर का। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एक टॉपिक डिस्कस होता है जो कि क्रॉप होता है। क्रॉप होता क्या है, चलिए हम डिफाइन करते हैं। When a plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब हम एक प्रकार के पौधों को बड़े पैमानों पे खेतों में लगाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अपने आसपास कि गेहूं के पौधे को बहुत ज़्यादा लैंड में ये लगाया गया है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्रॉप कहलाएगा। दैट मीन्स कि जब हम किसी पौधे को बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन में लगाते हैं तो वो हमारा क्रॉप कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में सीज़न के अनुसार जो इंडियन सीज़न है उस हिसाब से क्रॉप दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका रबी क्रॉप होता है और दूसरा आपका खरीफ क्रॉप्स होता है। इसके बारे में हम कुछ पढ़े हुए हैं, चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। दोज क्रॉप्स सोन इन अ विंटर सीजन, वो क्रॉप्स जिन्हें हम विंटर सीजन में बोते हैं वो हमारा रबी क्रॉप्स कहलाता है। जैसे कि मस्टर्ड, व्हीट, पी और ग्राम etc हो गया। एंड दोज क्रॉप्स वी सो इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिनको हम लोग रेनी सीजन में बोते हैं वो खरीफ क्रॉप्स कहलाता है। जैसे मेज, पैडी, सोयाबीन, कॉटन etc ये सब हमारा खरीफ क्रॉप्स हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं कि कुछ टॉपिक यहाँ से उठ कर आता है डिस्कशन या डाउट कह ले कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स को हम लोग पार्टिकुलर सीजन में ही क्यों बोते हैं। जैसे कि रबी क्रॉप्स में जितने भी क्रॉप्स आते हैं वो सारे क्रॉप्स को वाटर कम चाहिए और विंटर के टाइम में वाटर की मात्रा उनको उतना चाहिए उतना मिल जाता है और जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन जो चाहिए उस क्रॉप को अच्छे से डेवलप होने के लिए वो उन्हें विंटर के समय में मिलता है। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स में जो क्रॉप्स आते हैं उनको वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसे क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में लगाते हैं क्योंकि उस दौरान वर्षा होता है और पानी की मौजूदगी अधिक होती है और जो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन या जो टेम्परेचर वगैरह चाहिए ऐसे क्रॉप्स को वो रेनी सीजन के दौरान उन्हें मिल जाते हैं। चलिए ये थी बात रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं।
सोइंग ऑफ सीड एट अ अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव गुड यील्ड। हम लोगों को जब भी बीजों की बुआई करनी चाहिए तो उसे पर्याप्त गहराई में और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में एक पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। इससे हमें क्या होगा कि जब पर्याप्त गहराई में हम बीजों को डालेंगे तो पौधे का अंकुरण सही होगा, उनका डेवलपमेंट सही होगा। और अगर हम एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में दूरी बनाएंगे तो जो फूड के लिए कंपटीशन होगा पौधों के बीच में वो नहीं होगा और पौधे का डेवलपमेंट सही होगा। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बीजों की बुआई करें तो बीजों को पर्याप्त गहराई में डालें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में पर्याप्त दूरी हो। आगे हम देखते हैं गुड वैरायटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। हमेशा इस बात का याद रखिए, ध्यान रखिए कि जब भी हम बीजों की बुआई करें तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जो बीज का हम लोग सिलेक्शन करें वो अच्छी क्वालिटी की हो, मतलब वो हेल्दी हो। हेल्दी कहने का मतलब कि बीज जो हम लगाएंगे तो उसमें डिजीज रेजिस्टेंस हो, बीमारी उसमें जल्दी ना आए और वो दूसरे प्रकार से पेस्ट और इंसेक्ट या वीड्स ये सबसे इफेक्ट जल्दी ना होता हो और वो अच्छे से आपके क्लाइमेटिक कंडीशन को, इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके अच्छे से ग्रोथ कर सके। इस प्रकार की क्वालिटी अगर बीज में है तो हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी बीज है और ऐसे ही बीज को, ऐसे ही सीड को हमें सिलेक्ट करना चाहिए बोने के लिए। आगे बात करते हैं सोन इज डन बाय सीड ड्रिल। अब चूंकि खेती हम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं तो पहले ट्रेडिशनल मेथड हाथ से छिड़काव करना ये सब काफ़ी समय लेता है और ये थोड़ा सा तकलीफ दे भी होता है। तो हम लोग अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीड ड्रिल एक मशीन है जिसके माध्यम से बीजों का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में नए नए चीज़ें जुड़े हैं, शोध हुए हैं, उस तरीके से हम बहुत नए इम्प्लीमेंट जाने हैं जिनसे हम अपनी खेती को बहुत सुगम और आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल नीड रिप्लेसमेंट एंड इनरिच थ्रू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज ट्रमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटीज। आप जानते हैं कि जब खेतों में हम ये पौधे को बोते हैं और समान एक प्रकार के पौधों को बराबर बोते हैं तो खेतों में जो भी फर्टिलाइजर, जो भी न्यूट्रिएंट है वो सबकी मात्रा धीरे धीरे कमने लगती है। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि खेतों में एक प्रकार के फसल को हमेशा नहीं बोना चाहिए, हमें हमेशा फसल को चेंज करके बोना चाहिए, जिससे दो फायदे हैं। पहला फायदा है कि एक प्रकार के पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, दूसरा फायदा ये है कि एक फसल का जो भी वेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे आने वाले फसल जिसको लगाते हैं वो उनके लिए मैन्यूर या कंपोस्ट के रूप में यूज हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई फसल लगाते हैं, गेहूं का फसल लगाते हैं या चावल का फसल लगाते हैं तो इस दौरान हम अगर दाल वाले पौधे या दूसरे कुछ पौधे लगाते हैं, बेसिकली दाल वाले पौधे में फायदा होता है क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया होती है जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इससे नाइट्रोजन की मात्रा आपके खेतों में बढ़ी रहती है। इसलिए जब भी आप खेतों में खेती करें तो फसल को बदल के करें जिससे आपके खेतों की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। थैंक यू।